नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। सवाल पब्लिक का शो पर आप सबका स्वागत है। दर्शकों, आज वाराणसी जिला अदालत में सर्वे के सारे सबूत दोनों पक्षों को मिलने थे। इनमें ज्ञानवापी के अंदर की 1000 से ज्यादा तस्वीरें, ज्ञानवापी के अंदर के वीडियो, जिस ढांचे को हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है उसका HD वीडियो, ये सब कुछ मिलना था। लेकिन कोर्ट ने इसके लिए अगली तारीख 30 मई की तय कर दी है। 30 मई को अब दोनों पक्षों को सबूत मिलेंगे। फिर अगले 7 दिनों में आपत्ति दर्ज कराने के लिए समय दिया जाएगा। लेकिन आज कोर्ट में वीडियो सबूत को लेकर बहुत बेचैनी दिखी। जज साहब के सामने 2-2 प्रार्थना पत्र लग गए कि प्लीज वीडियो सार्वजनिक ना होने दे। मैं पूछती हूं, ऐसा क्यों? सांच को आंच क्या? अगर ज्ञानवापी मस्जिद है तो वीडियो में सच बाहर आ जाएगा, अगर मंदिर है तो भी सच बाहर आ जाएगा। आज सवाल पब्लिक का यही है कि ज्ञानवापी पर वीडियो सबूत आने से डर क्यों है? एक और ज्ञानवापी का वीडियो सामने आने से रोकने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी ओर आज ज्ञानवापी विवाद में कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI की एंट्री हो गई। PFI का तेवर ऐसा है जो ज्ञानवापी पर मुसलमानों को भड़का सकता है। 23 और 24 मई को PFI ने एक रेजोल्यूशन पास करके कहा है कि लोग मुस्लिम पूजा स्थलों पर हिंदुत्व के कदमों का विरोध करें। PFI अपने प्रस्ताव में प्रतिरोध शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। PFI के प्रतिरोध का मतलब क्या है, ये देश ने एंटी CAA प्रदर्शनों के दौरान पहले ही देखा है। हिंसक प्रदर्शनों में PFI और उसके समर्थकों का नाम साफ तौर पर सामने आया था। PFI का प्रस्ताव कहता है कि संघ परिवार के संगठनों के मुकदमे पूजा स्थल कानून के खिलाफ है। PFI वजू खाने में मुसलमानों पर सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी को माफ कीजिएगा, निराशाजनक भी बता रहा है। PFI ने बयान में कहा है कि अदालतों ने सबूत नहीं देखे, इससे कोई किसी पूजा स्थल पर दावा कर सकता है। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या PFI को देश की अदालतों पर भरोसा नहीं है? सबसे बड़ी अदालत के आदेश से वाराणसी की कोर्ट नए सिरे से ज्ञानवापी केस के हर पहलू पर सुनवाई कर रही है, लेकिन कोर्ट अपना कोई फैसला सुनाए उसके पहले PFI का प्रस्ताव मुसलमानों को भड़काने के उसके इरादे को उजागर कर रहा है। एक और PFI की वजह से ज्ञानवापी के मामले को लेकर हंगामा बढ़ सकता है, तो दूसरी ओर ज्ञानवापी में जुम्मे की नमाज में भीड़ बढ़ती ही चली जा रही है। वैसे तो ज्ञानवापी मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी कह रही है कि नमाज में कम लोग आए, अगर ज्ञानवापी आए तो वजू घर से कर आए। लेकिन क्या यह संयोग है या प्रयोग के जब से जुम्मे की नमाज की शक्ति प्रदर्शन का जरिया बनती चली जा रही है ये जुम्मे की नमाज। 6 मई को जब पहले दिन ज्ञानवापी में सर्वे हुआ था, उस दिन शुक्रवार से लेकर हर एक शुक्रवार को सामान्य से कई गुना ज्यादा भीड़ वहां आई है। ये स्थिति सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी एक नई चुनौती बन के खड़ी हो रही है। आज सवाल पब्लिक का इस पर यही उठता है कि क्या ज्ञानवापी के बहाने PFI देश का माहौल बिगाड़ना चाहता है? सवाल नंबर 2, ज्ञानवापी सर्वे के वीडियो सबूत सार्वजनिक करने का विरोध आज क्यों हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ज्ञानवापी के वीडियो से औरंगजेब के पाप सामने आएंगे? यही है आज पब्लिक के सवाल। और आज इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं शहजाद पूनावाला जी,
बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आर राजगोपालन जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अजय वर्मा जी कांग्रेस के लीडर हैं, मौलाना अली कादरी साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं, डॉक्टर अजीज खां नेशनल स्पोक्सपर्सन समाजवादी पार्टी के हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है हरिशंकर जैन, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं और इस केस को बहुत बारीकी से जानते हैं। हरिशंकर जैन जी, मैं आपसे सबसे पहले प्रणाम नमस्कार करूंगी और आपका स्वागत करूंगी टाइम्स नाउ नवभारत के इस शो पर जिसका नाम है सवाल पब्लिक का। और आज पब्लिक का सवाल ये है कि वो कौन सी ताकतें हैं जो सच बाहर आने से डर रही हैं? क्यों विरोध हो रहा है कि ये जो सबूत इकट्ठे हुए हैं वीडियोग्राफी और सर्वे के तहत ये बाहर ना आए, और इस पर जज ने कोई राय दी है या नहीं? ये रोकने वाले तादाद में बढ़ते क्यों चले जा रहे हैं? देखिए, आपने बहुत ही उचित सवाल उठाया है। वास्तव में पूरे परिसर की वीडियोग्राफी हो चुकी है। मुस्लिम पक्ष ने वीडियोग्राफी का पुरजोर विरोध किया, न होने पावे। अब विरोध कर रहे हैं तो सामने ना आने पावे। सीधी सी बात है, अगर वीडियोग्राफी सामने आ गई तो सारी जनता को जो सत्य है, काशी का सत्य सामने आ जाएगा। किस प्रकार से, किस बर्बरता से, किस ढंग से, अमानुषिक ढंग से इन लोगों ने शिवलिंग को कब्जे में रखा था। एक मंदिर, पूरा परिसर जो मंदिर का था, उसको जबरदस्ती कब्जा करके अपने पास रखा हुआ था। और उस पूरे ढांचे को अगर आप देखें तो नीचे से लेकर ऊपर तक, नीचे तहखाने से लेकर ऊपर गुंबद तक केवल और केवल हिंदू मंदिर के चिन्ह हैं। हिंदू मंदिर के चिन्ह के अलावा कुछ नहीं है। अरे जो शिखर है, शिखर के नीचे, शिखर मतलब जिनका गुंबद है, उसके नीचे हिंदू मंदिर का गुंबद है, स्वास्तिक के चिन्ह है, त्रिशूल है, स्वास्तिक है, क्या क्या नहीं है, टूटी टूटी मूर्तियां हैं, संस्कृत के श्लोक हैं, और शिवलिंग तो आगे सामने आपको दिखाई मिला है। ये लोग, और एक बात और बताऊं, जो सबसे सीरियस बात है, शिवलिंग में 63 सेंटीमीटर जो ड्रिल किया गया, ये बहुत बड़ी बात है कि आखिर उसमें छेद क्यों किया गया, जबकि कोई फव्वारा नहीं है। फव्वारे के रूप में काम आ भी नहीं सकता। आसपास कोई वाटर मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। क्यों शो करने के लिए कि ये फव्वारा है, उसमें छेद किया गया। कब किया था इस विषय में मैं नहीं कहता, जांच का विषय है। परंतु तय है कि जो शिवलिंग है उस जगह पर बहुत पुराने समय से स्थापित है और इसकी नीचे तक गया है। आज अगर उसकी जो दीवारें हटा दी जाएं नीचे तक तो मालूम पड़ जाएगा कि और सच्चाई क्या है। मुस्लिम पक्ष बिल्कुल नहीं चाहता इस सच्चाई सामने आवे। हरिशंकर जैन जी, सवाल जो पब्लिक पूछ रही है एक लेवल पे तो ये है कि अंदर जो पाया गया है, जिसको अब ये कोई कहता है फव्वारा है और हिंदुओं का मानना है कि वो शिवलिंग है। लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर ये सबूत आएगा तो दोनों तरफ से सेंटिमेंट्स जो हैं वो बढ़ेंगे और शायद इसको रोकने की जरूरत है। मैं पूछना चाहती हूं कि ये पूरी जो कार्यवाही है जिसकी तरफ से हम कोर्ट में हिंदू पक्ष गया है, ये तो सच उजागर करने की कार्रवाई है। तो सच उजागर करने में परहेज क्यों हो रहा है? क्यों हम लुका छुपी खेलने की एक गेम को देख रहे हैं जो कोर्ट में सामने आ रही है? देखिए, ये सवाल कि अगर मामला उठेगा तो सेंटिमेंट्स खराब होंगे, ये मामला न उठे देश बढ़ जाएगा, ये तो थ्रेट है। एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत अगर हम सड़कों पर जाएं, प्रदर्शन करें, तोड़फोड़ करें तो बात दूसरी हो सकती है। पर कोर्ट में आना संवैधानिक व्यवस्था का की परंपरा का पार्ट है। कोर्ट के थ्रू अगर आप बात करते हो और ये थ्रेट देना कि अगर आप ऐसा करेंगे, जैसे ओवैसी जी ने कहा कि खून की नदियां बह जाएंगी, या बहुत सी थ्रेट आई, बहुत से मुस्लिम थ्रेट आई, तो ये बहुत ही
अलार्मिंग सिचुएशन है। यानी जैसे आप देखती हैं गुंडागर्दी होती है, किसी ने किसी जमीन पर कब्जा कर लिया तो अगर कोर्ट गए तो मार देंगे, कोर्ट गए तो ये कर देंगे। तो जो न्यायिक व्यवस्था है, जो न्यायिक परंपरा है, उस पर तो आप रोक नहीं लगा सकते हैं। ये रोक लगाना और इधर डिमांड करना कि लोग कोर्ट ना जाएं, ये बहुत डेंजरस है, डेमोक्रेसी के लिए डेंजरस है, भावी देश की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके लिए डेंजरस है। और मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग छिपाना चाहते हैं वो चाहते हैं कि सच्चाई सामने ना आवे। 800 साल के मुस्लिम शासनकाल में जो बीभत्स कांड हुए हैं, जनता व्यग्र है जानने के लिए कि क्या क्या हुए हैं। देश की स्वतंत्रता के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद, क्या हमको अपने मूल अधिकारों को रिवाइव करने का अधिकार नहीं है? डॉक्टर अजीज खान साहब, यही पूछना चाहती हूँ, क्यों डर रहे हैं सब के सच सामने ना आए, वीडियो ना दिखाओ, मीडिया में ना आए, सोशल मीडिया में ना आए? ये क्यों डर लग रहा है सबको? क्योंकि हमारे देश में या हमारी हर नागरिक की कवायद होती है कि सच सामने आना चाहिए। ये सच को क्यों रोका जा रहा है? देखिए नाविका जी, अभी मैं हरिशंकर जैन जी को सुन रहा था, और आप देश के बहुत बड़े वकील हैं और मेरा कोई कटाक्ष नहीं है, और उनका अपनी उनकी बात है, वो रख रहे हैं और मजबूती के साथ बात रख रहे हैं, उसमें मेरा कोई कटाक्ष नहीं। जब कोई मुकदमा चलता है तो उसमें वादी और प्रतिवादी दो लोग होते हैं, वो अपने अपने पक्ष को रखते हैं, कोई उसका विरोध करता है, कोई उस पर सहमति जताता है, दोनों हैं, हिंदू पक्ष है और मुस्लिम पक्ष है, दोनों आपस में वाद विवाद कर रहे हैं। ये फैसला कोर्ट को करना है कि आखिर वो चीज आगे कैसे फैसला करना है, फोटोग्राफ्स को उसको बाहर दिखाना है, नहीं दिखाना है, सारी चीजें हैं। लेकिन जो बड़ी अहम बात है उस पर चर्चा होनी चाहिए। अहम बात क्या है आज की डेट में? मैं जानना चाहता हूं कि अचानक 8 साल के बाद, माननीय मोदी जी की सरकार बनने के बाद, ऐसे हालात क्यों पैदा हो गए? आज आप देख रहे हैं कि लगातार एक एक मस्जिद के बाद, इस मस्जिद के बाद उस मस्जिद की बात, उसके बाद दरगाह की बात, कहीं किसी की बात। मैं जानना चाह रहा हूं ये अचानक बाढ़ कैसे आ गई, क्यों? ये जानना चाहता है देश। ये बहुत अहम मसला है कि अचानक ऐसे हालात क्यों पैदा हो गए। 8 साल पहले क्यों नहीं हुए थे? 2 साल पहले क्यों नहीं हुए? 3 साल पहले क्यों नहीं हुए? ये बहुत अहम सवाल है, मैं जानना चाहता हूं। लेकिन चलिए, आप जानना चाहते हैं तो शहजाद पूनावाला से पूछते हैं। शहजाद पूनावाला, ये बाढ़ क्यों आ रही है? ये ग्लोबल वार्मिंग तो नहीं हो सकती? ये जो मस्जिदों में से सच निकालने की बाढ़ है, इस पर सवाल पूछा है अजीज खान साहब ने। देखिए, सुनामी से जो 14, 19 और 22 में ग्रसित है उनको हर जगह बाढ़ दिखेगी, परंतु कोर्ट पर ऐसी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। देखिए, इस देश में क्या हो चुका है, ज्ञान वापी के बाद गैंग्स ऑफ पापी और भड़काओ भाईजान कंपटीशन शुरू हो चुका है। तो कभी ओवैसी कहते हैं ये मस्जिद थी, है, रहेगी, ऐलान जंग होगा, फिर कांग्रेस के लोग कहते हैं कि बाबा मिल गए, तमाशा है, फिर अखिलेश कहते हैं कि अगर पेड़ के नीचे पत्थर रख दो तो ये मंदिर बन जाता है, ये बर्क साहब कहते हैं कुर्बानी होगी, तौकीर रजा कहते हैं अब PFI भी घुस गई है इसमें, घुसपैठ क्या तो है ही वो भी घुस गई है। मैं इनसे 2-3 सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला, जब ये पूरा मामला ये कोर्ट लेके गए, ये फेल लॉबी, फवारा औरंगजेब इंतजामिया लॉबी, ये गई कोर्ट में, इन्होंने कहा कि स्टे लगना चाहिए, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे नहीं लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा कहा कि इसका नेचर क्या है, कैरेक्टर क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट जज तय करेगा। डिस्ट्रिक्ट जज के पास आए, सर्वे पर भी स्टे नहीं लगा, सर्वे की जो है अब जो चीजें हैं वो दी जाएगी। मैं इनसे 3 सवाल पूछता हूँ। अगर ये फव्वारा ही है तो फव्वारा है तो छेद करने की क्या जरूरत है, उसको नुकसान पहुंचाने की क्या जरूरत है, और कोई कोर्ट जा रहा है तो उसके अधिकार पर हस्तक्षेप करने की क्या जरूरत है? दूसरा, आप अगर कल ये सर्वे की रिपोर्ट आ जाती है, कंटेंट आ जाता है, तो क्या इस कंटेंट को मानेंगे? और तीसरा, ये अभी एक मैंने सुना ओवैसी साहब ने कहा प्यारे ये तो 500 वर्ष से फव्वारा है, प्यारे 500 वर्ष से फव्वारा, ये कह रहे हैं। ऊपर जो सीमेंट है, सीमेंट का इजाद प्यारे 200 वर्ष पहले हुआ है। ये प्यारे औरंगजेब ने इनके 500 वर्ष पहले कैसे एक चला दिया, और ना वहां पे इनलेट सिस्टम है ना कुछ है, तो फूंक से चला रहे थे क्या? ये औरंगजेब ने 500 वर्ष पहले जवाब नहीं दिया इस बात का जो अजीज खान साहब ने पूछा, क्या कि ये कौन सी बाढ़ है जो सच उजागर करने की बाढ़ है। मैं इनको बाढ़ से बचाता हूं। देखिए,
कोर्ट ने हिजाब पर फैसला दिया, क्या कोर्ट बाढ़ ला रहा है? क्या कोर्ट ने 3 तलाक पे फैसला दिया, क्या कोर्ट बाढ़ ला रहा है? क्या कोर्ट ने यूसीसी पे फैसला दिया, कोर्ट बाढ़ ला रहा है? क्या कोर्ट ने सारे फैसले दिए हैं, ये कोर्ट का ज्ञानवापी का फैसला है। और मथुरा में भी कोर्ट का फैसला। पर आपके जो है ना बर्क, वो क्या कहते हैं? बर्क कहते हैं कि अगर मंदिर के बारे में सोचा, कृष्ण मंदिर के बारे में, तो मुसलमान धरने पर बैठ जाएगा। अब मुझे बताइए मियां अजीज खान साहब कि क्या अखिलेश यादव जी भव्य कृष्ण मंदिर चाहते हैं या वो बर्क साहब से इत्तेफाक रखते हैं? अजीज मियां, इसका सोच समझ के जवाब दीजिएगा। श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? अरे सुनिए, जो सपने में भी आए थे। हाँ, सपने में आए होंगे, कहा होगा क्या है ये, कौन है बर्क? अरे सुनिए ना, अखिलेश यादव जी क्या चाहते हैं? अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि आओ एक पेड़ ऐसा लगाया जाए सबके आंगन में, जिस पेड़ की छाया जाए, हर हिंदू हर मुसलमान, जिसमें दोनों हो शरीक, एक रथ ऐसा मेरे दोस्त चलाया जाए। इस मुल्क में कौमी इत्तेहाद पैदा किया जाए, इस मुल्क के लोगों को जोड़ा जाए, इस मुल्क को लोगों को तोड़ा ना जाए। अचानक बाढ़ ला करके कुर्बानी वाली बात करके कुर्बान हो जाएंगे हम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। ये भाईचारा बना रहा है क्या? मैं बताऊं, आप भाई और हिंदू चारा, ये नहीं चलेगा। अल्लाह मत करिए। जब आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था, गंभीरता से सुनिए। आप गोली चलाना ये किसकी परवरिश है हम तो जानते हैं। एक मिनट, ये तरीका इनका गलत है कि हर एक में इंटरप्ट करते हैं, इनका आदत है। हर एक में नहीं, आपने कहा भाईचारा। मेरी बात सुनिए आप, ये कैसा भाईचारा है? भाईचारा बढ़ा है। नो नाविका जी, इंटरप्ट कराइए। एक मिनट। अच्छा 30 सेकेंड अजीज खान साहब। हाँ जी, मुझे मौका दे। देखिए नाविका जी, बहुत सीधी सी बात है, ये तमाम बातें कर जाएंगे, नफरत की बात करेंगे, सारी बातें करेंगे, लेकिन ये महंगाई की बात नहीं करेंगे, ये पेट्रोल डीजल की बात नहीं करेंगे, ये काला धन की भाई बात साहब नहीं 2 बार करेंगे, एक्साइज काटा है। अरे आप मेट्रो बोलो सिटी की महंगाई बात की कीजिए चर्चा ना, करनी है, 15 मिनट बढ़ा दो इस डिबेट को, उसको भी करेंगे, नो प्रॉब्लम। मैं आया हूं उसके लिए तैयार हूं। बुलेट ट्रेन का बताइए। ज्ञानवापी की बात आती है, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि की बात आती है, तो आपको बुलेट ट्रेन याद आ जाता है। बुलेट ट्रेन तो आपको चाहिए नहीं था, आगे आप बढ़ना नहीं चाहते। कादरी साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो हरिशंकर जैन जी ने कहा, उन्होंने कहा ये सच दबाने की एक कोशिश है, क्योंकि जब सच उजागर होगा, सामने आएगा, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आप सच नहीं चाहते? क्या आप नहीं चाहते सबको बता दें जो आपके दिल में है कि ये फव्वारा ही है? तो तस्वीरों को सामने आने से क्यों रोका जा रहा है? अगर फव्वारा है तो फव्वारा दिख जाएगा, अगर मस्जिद है तो मस्जिद दिख जाएगी, तो इस बात से क्यों परहेज है? देखिए मैडम, सबसे पहले तो यह है कि संविधान ने हर 2 समुदाय के लोगों को हक दिया है कि वो अपनी याचिका कोर्ट में लगाएं, और अपना संवैधानिक हक को इस्तेमाल करते हुए हिंदू पक्ष ने भी याचिका लगाई और उसके जवाब में मुसलमान भी कोर्ट को जो है रुजू हुए। अब रहा सवाल कि वहाँ पर की रिपोर्ट को छुपाया जा रहा है, तो ये बिल्कुल ही ख़तई गलत है। इसीलिए कि कब तक छुपाएंगे, कितने दिन छुपाएंगे, ना छुपा पाएंगे। तो आज याचिका क्यों दी? हाँ, वही तो कह रहा हूँ ना मैं आपको कि हो सकता है कि जो है कुछ और तैयारी हो रही होगी उस पक्ष की, कुछ और जो है उनके जहन में बात होगी। और तैयारी नहीं, यही तो राज की बात है। कोर्ट की भी तो हो सकती है ना, और भी तो कुछ बातें हो सकती है। तो कोर्ट ने उन्हें टाइम दिया ना मैडम कि 30 तारीख के दिन जो है रिपोर्ट्स हवाले किए जाएंगे, तो 30 तारीख तक के वेट कीजिए। उससे पहले जो है बवाल मचाना और जो है देश का माहौल खराब करना, ये कहां तक? तो बवाल मचा कौन रहा है? नहीं, बवाल मचा कौन रहा है? पीएफआई का स्टेटमेंट आता है, जुम्मे की नमाज में जहां कम लोग जाया करते थे, अब ज्यादा लोग जाने लग गए। बवाल मचा कौन रहा है हरिशंकर जैन जी? नमाज को जाने का हमारा अधिकार है, हम बराबर जाएंगे नमाज को। कब्र पर भी जाने का अधिकार है। वो तो खैर जो है जो जाते हैं हरिशंकर जैन जी, ये बवाल मचा कौन रहा है? जानबूझकर कुछ शक्तियां हिंदुस्तान में ऐसी हैं जो चाहती हैं कि हिंदुओं को दबाए रखा जाए, और वो बवाल मचाकर और इतना आतंक का वातावरण दिखाकर वो चाहती है सच्चाई सामने न आने पावे, डरवाते हैं और तरह तरह की बातें की जाती हैं। जब 370 समाप्त होने को था तो मुफ्ती जी ने कहा अगर ऐसा होगा तो खून बह जाएगा। सीए का कानून आया, पार्लियामेंट ने बनाया, तो वो गलत है, सड़कों पर लेट गए। कोर्ट में जाएं तब कोर्ट में नहीं जा सकते कि कोर्ट में जाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी।
सच्चाई नहीं आ सकती। और जो चीज आज अगर कानून से और संविधान के हिसाब से की जा रही है, उनमें सब में मुस्लिम पक्ष को दिक्कत है। और ये देश की संवैधानिक व्यवस्था पर एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इससे पूरे देशवासियों को बिना डरे निपटना पड़ेगा कि आखिर देश में इस तरह का माहौल, इस तरह का विवाद और भय का माहौल कि अगर आप कुछ भी किए, कानून बनाएंगे तब सड़क छेकेंगे, कानून बनाएंगे कोर्ट से न्याय होगा तब न्याय नहीं होने देंगे। तो ये तो बिल्कुल अराजकता की स्थिति है और कोई भी संविधान और कोई लोकतंत्र इस तरह से नहीं चल सकता। बिल्कुल। और अजय वर्मा जी, यही सवाल मेरा आपसे है। ठोस कानून बना दे। सच अगर सामने आता है, कोर्ट के रास्ते से सामने आता है, तो ये जो डिले टैक्टिक्स है, आज मत दिखाइए, कल मत दिखाइए, सच को दूर रखिए, फिर 30 तारीख को बताइएगा, 30 तारीख को बोलेंगे लास्ट डे है, उसके बाद समर वेकेशन हो जाएगी कोर्ट को, तो 2 महीने इसको ठंडे बस्ते में डाल दीजिए। ये कौन सा स्ट्रैटेजी है? क्या ये स्ट्रैटेजी जुडिशियल स्ट्रैटेजी है या ये सिर्फ एक सच को दबाने की स्ट्रैटेजी? नाविक जी, मैं एक रहस्योद्घाटन करूंगा आज आपको। देखिए, ये भारत का जो संविधान है, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सबके लिए समानता है और यहाँ पर लोकतंत्र कायम है। जब न्याय में सबको विश्वास है तो जस्टिस चंद्रचूड़ का वो एक शब्द पढ़िए जो इन्होंने 91 पैलेस ऑफ वर्सेस एक्ट में लिखा था, सुनिश्चित। कौन सुनिश्चित? स्वरूप को सुनिश्चित करने के एक लाइन अगर उसकी पढ़ेंगे तो मुझे ये लगता है कि ये जो कुछ गॉडसे की विचारधारा के लोग हैं, उसके समर्थक हैं और इस सरकार के कुछ एजेंडा चलाने वाले प्रवक्ता हैं इस टीम के, उनका क्या है कि अब आप ये मुझे पास कुछ लोगों के मैसेज आए, फोन आए और उन लोगों ने कहा साहब सरकार का एक नया एजेंडा देश की सरकार के मुखिया चाहते हैं। क्या? मैंने कहा कि जो यहाँ पर विश्व में धरोहर हैं जैसे ताजमहल है, कुतुब मीनार है, अब इनको भी बेचने की तैयारी इंटरनेशनल लेवल पर शुरू है। उसके लिए नींव रखनी शुरू कर दी है कि यहाँ भजन कीर्तन करिए, इस पे आवाज उठाइए, यहाँ मंदिर है, यहाँ मस्जिद है, यहाँ पर चर्च है, यहाँ ईसाई हैं, यहाँ ये है। तो एक एजेंडा, पहले एजेंडा का रहस्योद्घाटन 14 में हुआ था, वो सामने आ गया कि नवरत्न कंपनी भी की, रेल स्टेशन, जहाज और सारी चीजें। नाविका जी समझिए जरा। और अब ये अगला एजेंडा ये है, ये आएगा सामने आपके। ये लोग केवल भटकाने के उद्देश्य से, लोगों को केवल बांटने के उद्देश्य से हमारे उदयपुर के चिंतन शिविर में जोड़ने की रणनीति तय हुई है कि महात्मा गांधी और उसके बाद क्या जुड़ा गए हैं तो हम जोड़ के चलेंगे। उसके बाद क्या जुड़ा? हार्दिक पटेल चले गए, कपिल सिब्बल जी चले गए, हाँ हार्दिक पटेल चले गए, कपिल सिब्बल चले गए, और अजय वर्मा जी, वो चिंतन शिविर नहीं था, वो चिंता बढ़ाने वाला शिविर था, क्योंकि वहां कपिल सिब्बल चले गए, हार्दिक पटेल चले गए और अशोक गहलोत के मंत्री उनको आंखें दिखा रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं ट्वीट में कि अगर शिवलिंग को तमाशा कहोगे तो तांडव तो होगा ही। मुझे बताइए, मुझे राज्यसभा का एडिटर इन चीफ महोदया, मैं आपके जवाब देने के लिए तो यहाँ बैठा ही हूँ। अब रामलाल और श्यामलाल मुझसे सवाल करने लगेंगे तो मैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम ऐसे नहीं बोलेंगे। गॉडसे के जो समर्थक हैं कुछ और उनकी विचार, महात्मा गांधी की जब हत्या हुई थी राष्ट्रपिता की, उसी दिन तय हो गया था हिंदुस्तान में कि इस देश में आने वाले 100 सालों में क्या होगा। इसमें कोई डाउट ना माने आप। क्यों? आपको ये पता था कि आप जब बाहर जाएंगे सत्ता से तो इतनी देर के लिए बाहर चले जाएंगे, ये आपको ऐसा पता नहीं है। 8 साल में देखिए, जर्मन का हाल भी 32 में हिटलर आया था और 45 में क्या हुआ था। श्रीलंका का हाल भी 10 साल में राजपक्षे पहले आए थे, हमारे यहाँ 8 साल तो हो गए हैं। देश के हालात, सारी सिस्टम देखिए क्या हो रहा है। जवाब देंगे, मैं राजगोपालन फाइनल 10 सेकंड में ज्ञान वापी पे कर रहा हूँ। ज्ञान वापी का जो एजेंडा, श्रीलंका को बस क्यों किया? ज्ञान वापी का जो एजेंडा है, जो 10-14 से लेकर अब जो शुरू हुआ है 2024 के लिए, और हिमाचल और जो दूसरे चुनाव गुजरात में आ रहे हैं उसके लिए, मेरा अनुरोध ये है न्यायपालिका को अपना काम करने दीजिए। ये देश के लोग चाहते हैं शांति का माहौल बने, भाईचारे बने रहे, एक दूसरे से व्यापार करते रहे। ये हिमाचल और गुजरात चुनाव के लिए हो रहा है। आपको
ये कनेक्शन है। आपको लग रहा है कि आप गेम में हैं गुजरात में? नाविका, हम सरकार शहजाद बनाएंगे पूनावाला। गुजरात में, भी हम नाविका। सरकार बनाएंगे हिमाचल में। चलिए, हमारी शुभकामनाएं और आपके 23 में साथ है। नाविका जी, आपके साथ बैठेंगे। शहजाद 23 पूनावाला के बाद जवाब स्टेटों के दीजिए। चुनाव आप उसमें भी बनाएंगे। सरकार नाविका। बनाए या ना बनाए, आप हमारे साथ जरूर नाविका। बैठेंगे। हम नाविका। इकट्ठे चाय कॉफी हमारे- पियेंगे, इसमें कोई बात नहीं है। पर हमारे शहजाद नेता आप राहुल जवाब गांधी, दें। नाविका सोनिया गांधी थोड़ा और सा हमारे उनको कहिए, कांग्रेस बाकी के लोगों को लोग भी बात जो रखना। देश हित की नाविका बात देखिए, करते इस हैं, प्रकार से देश डिबेट करनी है तो जोड़ने फिर की मैं बात भी कर करते हैं, दूंगा। तोड़ने की बात नहीं जी करते। बिल्कुल। नाविका जी देखिए, उन्होंने कहा कि ये चुनावों से संबंधित है, तो क्या कोर्ट चुनाव की प्रक्रिया में शामिल हो रही है, या इन्होंने यही हमने तर्क तो कोर्ट के लिए नाविका कहा ही नहीं है। नाविका कोर्ट में जब कोई चला जाएगा इस नाविका लोकतंत्र में, नाविका मैंने आप पूरी जैसे बात लोग- सुनी है। आपके नाविका, advantage this kind आपको of भी debate लोग- we आपको cannot do। बीच में बीच नहीं- में बोला था उन्होंने। अच्छा नहीं चलिए, बोला थोड़ा था। सा आपने मैंने भी नहीं बोला था। चलिए, नाविका, ठीक मैंने है। आप अब रिकॉर्डिंग उन्हें देख लीजिए, बोलने मैंने एक भी दीजिए, बात नहीं फिर- बोला। मेरी कोशिश नाविका जी ये होती है editing नाविका, जिसको कैन यू होता है कि प्लीज मैं ना आस्क हिम टू बोलूं। स्टॉप? ठीक है, ठीक। थैंक यू। लेकिन चूंकि ये डिक्टेटरशिप 2014 से अघोषित नाविका जी कर- देखिए, मैं भी आप डिबेट में बोलिए। नहीं, मैं भी स्टूडियो में ही बैठा नहीं, हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। नाविका, मैं भी स्टूडियो में बैठा हूँ। शहजाद पूनावाला बोलिए जी। नाविका जी, यही जो तर्क है ना कि चुनावों से इसको संबंधित करके राम मंदिर में भी यही लोग गए थे, राम मंदिर के कार्य को रोकने के लिए कोर्ट में, और आज यही दलील, मतलब कि ज्ञानवापी का एक फैसला आता है कोर्ट के द्वारा, कोर्ट पे सवाल उठाते हैं, बाबा की आस्था रखने वाले लोग कहते हैं कि बाबा मिल कोर्ट में गए। भेजा किसने था, कोर्ट में गया कौन है? नाविका, आप डिबेट कांग्रेस करवा तो लीजिए नहीं इनसे, गई। अगर ये नहीं सुनना चाहते तो फिर आप बोलो, डिबेट कोई करवा चीज लीजिए। रिपीट नहीं नहीं, करेंगे, उससे अजय कोई use तो अजय नहीं है। वर्मा नाविका जी, या तो अजय आप वर्मा तय जी, कर लीजिए आप फॉर्मेट गोडसे क्या है की डिबेट बात का। करें तो ठीक है, अगर वो बात करें तो आपको प्रॉब्लम है। एक मिनट नाविका, अगर आपको ऐसी डिबेट करवानी है तो बता दीजिए, फिर वो मैं भी नहीं औरंगजेब की मैं भी बात किसी का करेंगे सम्मान तो नहीं ठीक करूंगा है। समय का। एक मैं भी मिनट, समय का एक सम्मान मिनट, नहीं करूंगा। आप एक चाहती है तो मिनट, बोल एक दीजिए। मिनट। चलिए, ऐसे चाहती है तो बोल मैं दीजिए। आपको 60 सेकंड का समय देती हूँ, बीच में अगर कोई वो नहीं बीच में बोलेंगे तो फिर मैं पूरी डिबेट में उनको बोलने नहीं दूंगा, ये मैं आपको बता देता हूं। तो आपने ऐसा सब लोग हमको नहीं नहीं threaten मत नाविका जी, करिए। मैं आपको नहीं सब लोग आपको ऐसा है हमें नाविका threaten जी, मत करिए। कानून और संविधान का जो बिल्कुल, जो मैं सम्मान मानती है वो हूं। दो तरफ से होता अजय वर्मा है। जी, ये नहीं होगा अजय कि मैं वर्मा जी। कानून नहीं पालन करूंगा पर दूसरे करते रहेंगे। लेकिन मैं हर एक के बीच में बोलूंगा, ये मुझ पे नाविका जी, आप देख लीजिए, अगर मैंने बोला है तो आप एक मिनट, अजय यहाँ लोकतंत्र है, अजय- सबको सम्मान नाविका जी, छोड़ दीजिए। अजय वर्मा चलिए जी, जाने दीजिए, आप इनसे करा दीजिए। नाविका जी, आप इनसे लोकतंत्र में आपको समय मिला। बोले आपके कहने से पूछा आपको मैंने समय दिया। अजय वर्मा जी, आप मेरे लिए सम्माननीय हैं, वो भी सम्माननीय हैं। छोटे भाई और इनका भी मैंने किसी के बीच में नहीं बोला है। नहीं, नाविका, आपने अगर आप नहीं बोला। आपने इन्हें ये लाइसेंस बिहेवियर अलाउ दे रखा है। करेंगे, मैंने नहीं लाइसेंस ये दिया हर हुआ। एक के बीच में बोले मैंने कहा ये बोला। आपने- नहीं बोलेंगे। ये रणनीति बना रखी है इनकी। कोई नहीं मैं देखता बोले। हूँ हर डिबेट में बोलते हैं सबके बीच में। आज हर एक डिबेट का मिनट। बदला ले रहे हैं क्या? चलिए। आज हर डिबेट का बदला ले रहे हैं क्या? चर्चा कर रहा हूं। नहीं बस। हर डिबेट का बदला ले सकते हैं। शहजाद नहीं पूनावाला, एक सेकंड। आपके 60 सेकंड शुरू होते हैं अब। ऐसा है नाविका जी, पहले तो ये वही मंडली है, रोम संस्कृति वाली मंडली, जिसने राम मंदिर के काम को 70 वर्ष तक लटकाने अटकाने भटकाने का काम किया था। राम जी का अस्तित्व नहीं, यही कहा था। आज कह रहे शिवलिंग जब मिलता है ये तमाशा है। यही मंडली गई थी कोर्ट में ये कहते हुए कि चुनाव आ रहे, इसको टाल दिया जाए और 10 15 20 वर्ष। आज ये कह रहे हैं कि चुनाव आ रहे हैं, कोर्ट जो है कोर्ट चुनाव से प्रभावित हो रही है। तीसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये तो कहते हैं हम सबसे बड़े शिव भक्त है ना, हमसे बड़ा जनेऊधारी नहीं है। आचार्य प्रमोद कृष्णम आपके नेता कह रहे हैं कि तमाशा नहीं कहना चाहिए। आचार्य सही है या अशोक गहलोत सही है? तीसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, देखिए ये मुझे श्यामलाल का अच्छी बात है, पर कैसे इनके जो पूर्वज है वो अजय थे, अजय आज भी है, अजीज क्यों बनते हैं ये? इनसे पूछे कि अजीज क्यों बनने की इतनी होड़ है। मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, सवाल ये है कि आज जब कोर्ट में मामला है, कोर्ट में मामला सुप्रीम कोर्ट से गया है, रिपोर्ट आ रही है, क्या रिपोर्ट के कंटेंट को सभी को मानने की जिम्मेदारी नहीं अपनानी चाहिए? ये लोग आज जब कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे, और ये सर्वे सर्वा बनने की जो प्रथा है ना, हिजाब का फैसला हम नहीं मानेंगे, लाउड स्पीकर का फैसला हम नहीं मानेंगे, सीए का हम नहीं मानेंगे। यहां पर कोर्ट कहते हैं संविधान का कानून है, परंतु सीए का कानून संविधान का कानून नहीं है क्या? ओके, ऑल राइट। मैं पूछना चाहती हूं इसका जवाब डॉक्टर अजीज खां आप दीजिए। मैं तो जवाब देता हूं। नाविका जी, अभी शहजाद जी ने कहा अजय जी को कि अजय से अजीज बनना क्यों चाहते हैं। मैं इनको कह रहा हूँ शहजाद से सुनील क्यों बनना चाहते हैं? लगातार बनने की होड़ में हमें तो मानना चाहिए। आप भी किसी अजय से ही अजीज बने हैं। आप नहीं मानते कि इस देश की संस्कृति हिंदू है? आप नहीं मानते इस देश के नायक जो है श्री राम श्री कृष्ण है? औरंगजेब आपका नायक है? आपका नायक औरंगजेब है क्या? बाबर और औरंगजेब आपके पूर्वज है क्या? हर डिबेट में आप डिस्टर्ब करते हो। पूर्वज कौन है आपके? हर डिबेट में डिस्टर्ब करते हो। आपके पूर्वज कौन है? नाविका जी का
जो ये शो है बहुत ही सम्मानित शो है, मेरी बात सुनिए। आपके और आप पूर्वज इनका कौन है समझ अजीज करिए, जी? ये बहुत बड़ा शो है। अच्छा, प्लीज। अब आप बीच में आप हर बोल जगह रहे हैं की शहजाद। इंटरप्रेट वो भी तो उनके भी तो बोल रहे हैं ना अजीज, ये दूसरे अजीज भी तो बोल रहे हैं। वो स्टूडियो से बाहर है, लेट्स बी फेयर। पर ये अजीज इनको यहाँ पे बैठा रखा है, ये अजीज को। हम सब फेयरली बात करेंगे, हम सब अरे मैं तो सभी का अजीज हूँ, बिल्कुल मैं तो बिल्कुल। अजीज हूँ और जी, हमेशा श्याम अजीज बनने की पूनावाला कोशिश हो करता हूं, मैं चाहता हूं। या अजय वर्मा, ठीक क्यों राम कोई मजाक का विषय है? राम मखौल का विषय है। देखिए किस प्रकार से इनकी मानसिकता है। राम पूनावाला जैसा राम जो है वो अपमानित वाली बात है। आप तो मूर्ति राम पूजा में राम विश्वास नहीं रखते। या चौका आपको पहन किसने के कह बैठ- दिया ये? कब जल चढ़ाने किसने जा कह रहे दिया हैं? आपने? चलिए जल चढ़ाने चलिए मेरे साथ चलिए चलिए। चलिए चलिए अभी चलिए। चलिए। पर मुझे बताइए सोनिया गांधी ने कब लास्ट चढ़ाया था? चढ़वा देंगे। सोनिया गांधी ने राहुल जी कब ने लास्ट भी चढ़ाया था? चढ़ाया था, बताइए। प्रियंका जी ने वेटिकन में भी जाकर चढ़ाया चढ़ाया था क्या? सोनिया गांधी ने नहीं, आप वेटिकन में चलिए चढ़ाया मेरे साथ जल था? चढ़ाने। सोनिया गांधी ने मैं वेटिकन में मालूम करके चढ़ाया आप था प्रवक्ता क्या? हैं। एक मिनट बुत एक परस्ती मिनट आपके यहाँ है। एक मिनट इस्लाम में लिखा हुआ है। इसका मतलब आपने इस्लाम में दिया है। राजा गोपालन जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ है। राजा गोपालन जी, आप पत्रकारिता में इतने लंबे समय से हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या हम जो मीडिया में हैं, हमें ये हक नहीं होना चाहिए कि ये कोर्ट में जो रिकॉर्ड्स का मामला है, अब सर्वे हुआ, उसके वीडियो हैं जो पेश किए गए हैं कोर्ट में, और ये अब कोर्ट के रिकॉर्ड पर है। राजगोपालन जी, क्यों इसे रोका जा रहा है? क्या मीडिया को सच उजागर करने का हक नहीं मिलना चाहिए? हमारे भी तो कुछ हक है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात होती है तो हम क्यों नहीं रिपोर्ट कर सकते? मीडिया का हक है, पब्लिश करना चाहिए, आज शाम को पब्लिश करना चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता में नविका हम दोनों कम से कम 100 साल हो गया पत्रकारिता करके। मुझे लगता है इसको रोकना के लिए 40 साल तो मुझे हो गया भैया। 100 वर्ष से ऊपर है क्या? हाँ, 100 वर्ष से ऊपर नहीं, है। आप सरकार तो ये है क्योंकि मुझे क्योंकि किस्टराल है, क्योंकि गोपालन जी बोले किसी के बीच में। नोट जज आप 100 वर्ष के ऊपर आप नहीं आप यहाँ पे डिबेट खराब करेंगे साहब। एक मिनट मुझे उनको बोलने दीजिए। आप मुझे लगता है अच्छा चलिए, 40 उनके 30 मेरे 70 तो हो ही गए। चलिए 70 हो मुझे गए। लगता है मान सकता हूँ 100 मैं वर्ष अजय वर्मा साहब को उम्र को भी ले लिया साथ। आप पत्रकारिता मानते हैं क्योंकि कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं है आप। पत्रकारिता में अच्छा कर सकते थे, नहीं तो आपने कांग्रेस को लीडर बनना चाहिए राहुल गांधी की जगह पर। अच्छा, जो कम टू द पॉइंट, जब भाग्य में होगा बन जाएंगे। नहीं बन जाएंगे तब कांग्रेस बचेगा, जब बन नहीं तो जाएंगे। कांग्रेस खत्म हो जाएगी, बच जाएंगे, बन अच्छा ये जाएंगे। लाइन पर आ जाइए आप। मुझे लगता है कम से कम वीडियोग्राफी लिया था ना, आज शाम को करना चाहिए। मुझे ये खबर भी है कल सुबह सोशल मीडिया पे आने वाले हैं, क्योंकि इसका सोशल मीडिया लेवल पर तब फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कुकी, सब कुछ आ गया है। ये क्यों, वाई इट कैन नॉट बी पब्लिसाइज्ड? मैं यही सवाल हरिशंकर जैन साहब से पूछना चाहती हूँ। हरिशंकर जैन साहब, ये वीडियो अब कोर्ट का रिकॉर्ड है और ये कोर्ट का रिकॉर्ड कई पक्षों के लॉयर्स को भी दिया गया है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या ये सच सबके सामने नहीं आना चाहिए? क्या इस पर कोई रोक होनी चाहिए? क्योंकि इस देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच का डिबेट है, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज पर होना चाहिए या हम जैसे पत्रकारों के लिए भी? देखिए, आपने जो बात कही है बहुत महत्वपूर्ण कही है। सवाल ये है कि यहाँ जो सेलेक्टिव बातें हो रही हैं, दिक्कत उससे है। आज सत्य सुनने से और जानने से हर आदमी भाग रहा है, कोई नहीं चाहता सत्य सामने आवे। देखिए, कमीशन में मैं भी गया था, मैं वहाँ मौके में मौजूद था, मैं तहखाने में गया था। कमीशन रिपोर्ट मिल चुकी है, सर्टिफाइड कापी मिल चुकी है, ये भी बतला दूँ। आदरणीय आप मेरे बुजुर्ग हैं, मैं आपको न्यायमूर्ति का दर्जा, फिर बीच में आ गए वो, फिर हरिशंकर, आप न्यायमूर्ति का दर्जा दे रहा हूं सबके बीच में बोलेंगे क्या ये? अजय वर्मा जी, न्यायमूर्ति का दर्जा दे अजय रहा वर्मा हूं, जी, तो आप कोर्ट के मानते हैं तो अजय वर्मा जी, कोर्ट जो कहेगा कर लीजिए। अजय वर्मा आप जी, तो बड़ा मेन पार्ट है उसके, अजय वर्मा मैन, और हमें बड़ी खुशी है। उनको बोलने तो दीजिए, बीमारी है क्या इनको? बोलने तो दीजिए। देखिए, नहीं, ये बताना चाहता हूं, नहीं,
कि पत्रकार और नेता अगर बोलते हैं तो सरकार और उसके नुमाइंदे किस तरह से हावी होने का एक मिनट नोट द डेमोक्रेसी। अजय वर्मा जी, डेमोक्रेसी अगर चलानी होती तो लोग भर भर कर आपको वोट देते। आप हरिशंकर जैन साहब इतने वरिष्ठ वकील हैं कि कम से कम हमें थोड़ी सी तो अदब रखनी चाहिए। उम्र के लिए तहजीब होती है और उनके पिता समान है कह के आप उनके दे रहा हूं और उसके बाद उनको बोलने का मौका नहीं दे रहे। एक मिनट, औरंगजेब के पक्ष में मैं एक बात सबके सामने रखना चाहती हूँ। मैं एक बात सबके सामने रखना चाहती हूँ। हरिशंकर जैन जी वरिष्ठ हैं, उनको बोलने का उतना ही हक है जितना यहां पर स्टूडियो में बैठे सब लोगों का। मैं अपने डायरेक्टर से कहूंगी स्टूडियो का फेडर डाउन कर दिया जाए, सिर्फ हरिशंकर जैन जी की आवाज आनी चाहिए। बोलिए हरिशंकर जैन से। देखिए मैं बड़ा स्पष्ट बताऊं, जो वहां पर सर्वे हुआ था तो सर्वे टीम में हिंदू लोग भी थे, मुस्लिम भी थे, दोनों पक्षकार थे, सब लोग वहां मौजूद थे। सर्वे रिपोर्ट सबके सामने हुई है, वीडियोग्राफी सबके सामने हुई है, कोई बात ऐसी नहीं जो छिपी हुई हो। एक बात। दूसरी बात, जो कमीशन रिपोर्ट है वो ऑलरेडी कोर्ट में दाखिल हो चुकी है, उसकी कापियां सारे पक्षकारों को मिल चुकी हैं, हिंदुओं को मिल चुकी है, मुसलमानों को मिल चुकी हैं, सरकार को मिल चुकी है। तीसरी बात, जो इनको वीडियोग्राफी की जो चिप्स दे रहा था केवल वो अभी नहीं मिली है केवल, पर वहाँ क्या है ये बात तो सर्वे रिपोर्ट में लिखी हुई है। अगर इनको डर क्या है, अगर वो चित्र सामने आ गए तो सबकी आंखें खुल जाएंगी और वो नहीं चाहते कि ये सत्य मीडिया में, पब्लिक में सबके सामने आवे। और ये एक माहौल बना रहे दहशत का कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो ऐसा हो जाएगा। भाई इस तरह का माहौल अब हिंदू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जब बर्दाश्त करता था, अब नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी है, संवैधानिक तंत्र है। संवैधानिक तंत्र में आप न्यायालय की बात नहीं कर सकते। अरे जो ऑन रिकॉर्ड है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पब्लिक डॉक्यूमेंट जानने का हक जितना जर्नलिस्ट को है, आम जनता को भी है और जितने भक्तजन हैं उनको भी है, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। कादरी साहब, इस तरह का आप चाहेंगे कि सच सामने आए? वो हो जाएगा, ये गलत चीज है। सीनियर एडवोकेट साहब जो ये कह रहे हैं कि जो है ये डेमोक्रेसी है, तो रोका किसने? कोर्ट ने कि किसी आम इंसान ने? याचिका लगाई है यकीनन, लेकिन आदेश तो कोर्ट का है ना। तो ये कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार क्यों कर रहे हैं? हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा, क्या मतलब? क्या कोर्ट का आप आदेश नहीं मानेंगे? कोर्ट के खिलाफ में झंडा उठाकर खड़े रह जाएंगे? अब ये देखिए मैडम, जब तक के 30 तारीख को मैंने ऐसा नहीं कहा। नहीं, आपने कहा, आप इसको रिकॉर्ड पलटा करके देख लीजिए कि हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा तो क्या करेगा? क्या करेगा हिंदू? मैंने नहीं कहा। अरे आप हिंदू जनरल हजरत, आपकी उम्र इतनी बढ़ गई है कि आप क्या बोल रहे हैं वो याद भी नहीं है आपको। आपकी उम्र ज्यादा हो गई है। आप ऐसे ना कहें कादरी साहब। कादरी साहब जो इतनी बड़ी अपने कंधों पर ले सकता है चैलेंज और कोर्ट में जा सकता है, कम से कम उनकी उम्र की वजह से उन्हें कमजोर ना समझे। मैं सिर्फ अपना नजरिया बताना चाहती हूँ। समय कम है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं हो सकता। ज्ञानवापी का भी जो सत्य है वो सामने आकर रहेगा। देश की अदालतें जहां लिखा होता है सत्यमेव जयते, वो ज्ञानवापी के सत्य पर मोहर लगाएंगी। हर एक नागरिक को ऐसा यकीन जरूर रखना चाहिए। लेकिन अदालतों के फैसले से पहले अगर कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, पीएफआई जैसी, जो देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं, तो उन्हें समझना चाहिए जरूर उनके मन में कोई डर बैठा हुआ है, लेकिन कट्टरपंथियों का डर देश में किसी संकट का कारण ना बन सके, इसके लिए सुरक्षा एजेंसियों को भी सजग रहना चाहिए। क्योंकि इस देश में कानून सबसे ऊपर है। जो कानून फैसला करेगा वो सब पर उतना ही लागू होगा जितना
याचिकाकर्ताओं पर। आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने चार्जशीट दायर की मुंबई की एक अदालत में, और इस चार्जशीट में उन्होंने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्लीन चिट दी है। इस क्लीन चिट से सवालिया निशान खड़ा हो गया है उन सबूतों पर जो उस वक्त एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने पेश किए थे कोर्ट में, जिसके तहत आर्यन खान को जेल की सजा भी हुई थी। 22 दिन तक एक 22 साल का लड़का जेल में रहा था। उनके वकील रहे सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी आज मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर जुड़ रहे हैं। मुकुल रोहतगी जी नमस्कार। और आज कोर्ट ने आर्यन खान का चार्जशीट तो दाखिल किया है, लेकिन एनसीबी के पास कोई सबूत नहीं थे देने के लिए, इसलिए इस चार्जशीट में आर्यन खान को क्लीन चिट दी गई है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्योंकि बेल के वक्त आपने उनका केस लड़ा था, क्या ये एक सवालिया निशान लगाता है एनसीबी की पूरी इन्वेस्टिगेशन पर? क्या आर्यन खान को मोहरा बनाया गया था? देखिए नाविका जी, ऐसा है कि जब इनको गिरफ्तार किया गया तब उस मौके पे एनसीबी के पास एक रत्ती भर सबूत भी नहीं था। देखिए, ड्रग के मुकदमे में हमेशा ड्रग मिलती है, किसी की गाड़ी में, किसी के घर पे, किसी की जेब में, किसी के दोस्त के पास, जहां जिसको कॉन्शियस पोजेशन कहती है कि भाई उसके पास ड्रग है। अगर ड्रग है और वो कानून के खिलाफ है तो मुकदमा है, या ड्रग ली हुई हो तो भी मुकदमा है। इस केस में ना तो कोई उनकी बॉडी पे ड्रग मिली, ना जेब में मिली, ना गाड़ी में मिली, ना कोई ड्रग खाने का इल्जाम था, तो किस बिना पे इनको गिरफ्तार किया गया? ये गिरफ्तारी बिल्कुल गलत थी। देखिए, कानून ये कहता है, चाहे ये मुकदमा हो या कोई और मुकदमा हो, कि कोई ना कोई क्रेडिबल मटेरियल सबूत होना चाहिए या सस्पिशन होनी चाहिए, क्रेडिबल, जिसको कोई मान सके, तब आदमी अरेस्ट हो सकता है। उसके बाद तहकीकात, इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद फाइनल चार्जशीट हो या ना हो, ये कानून का दौर है। लेकिन इस केस में पहले दिन ही जब रत्ती भर सबूत नहीं था, तो ये गिरफ्तारी बिल्कुल गलत थी। इसके चिन्ह खड़े होते हैं उस टाइम के भाई क्यों गिरफ्तारी हुई। हो सकता है आप लोगों की वजह से, मीडिया की वजह से, इतना ग्लेयर था मीडिया का, सारा हिंदुस्तान देख रहा था, हो सकता है एनसीबी के अफसर ने सोचा हो, मुझे मालूम नहीं कौन अफसर था, कि वानखेड़े था या कोई और था, किसने किया, हो सकता है ये सोचा हो कि भाई बड़ा आदमी है, बड़ी फैमिली का है, अगर हम छोड़ दें तो पब्लिक कहेगी कि बड़े आदमी को छोड़ दिया। तो जल्दबाजी में ये गिरफ्तारी हुई। 25 दिन इन्होंने नाजायज वहां काटे। मुकुल रोहतगी साहब, एक 22 साल के बच्चे के जीवन पर क्या असर पड़ेगा? और ये क्योंकि शाहरुख खान के बेटे हैं इसलिए उनकी बात नहीं हो रही, ये किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी इंसान के साथ अगर ऐसा होता है तो उसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट उनकी ज़िंदगी पर होता है, और यंग लोगों पर ज़्यादा होता है इम्पैक्ट, क्योंकि उनके सामने उनकी पूरी ज़िंदगी होती है और एक तरह का सवालिया निशान उन पर लग जाता है जेल के बाद। क्या इसकी कोई सुनवाई नहीं है? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए, इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी आबादी है, हजारों लाखों अरेस्ट रोज हो रहे हैं, उसमें से कई गलत है, कई सही है। जब तक सुनवाई होगी, बेल मिलेगी, बहुत टाइम गुजर जाता है, तो इसका इम्पैक्ट तो उस पे हो ही रहा है जिसकी गिरफ्तारी गलत है, चाहे वो 22 का हो, 42 का हो, 62 का हो, 82 का हो। मुकुल रोहतगी जी, आपने सही कहा। ये इस तरह के ड्रग्स का मामला संगीन होता है, बच्चों को बचाना भी होता है इससे, वो भी एक मैसेज है, लेकिन इस तरह से किसी को बिना किसी एविडेंस के आप 25 दिन जेल में डाल दें, ये भी सही नहीं है। सवाल पब्लिक का यही है कि काश ये किसी
आम इंसान का बच्चा होता तो क्या होता, किस तरह से सिस्टम से लड़ता और उसके ऊपर और उनके घर वालों पर क्या बीतती, ये सबके दिल का सवाल है इस वक्त। ये बहुत बड़ा चिन्ह है। आपने ठीक कहा कि भाई इनके केस में इनको लीगल एड मिली, वकील मिले, जज साहब ने मुकदमा जल्दी सुन लिया, टाइम पे सुन लिया, 25 दिन ही गुजरे थे। बट हम ऐसे ऐसे केसों में देखते हैं लोगों के पास लीगल एड नहीं है, कहीं जज अवेलेबल नहीं है, वैकेंसी बहुत है, तारीख पे तारीख पड़ रही है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो मुसीबत है, ये एक केस की नहीं है, ये हिंदुस्तान की हजारों अदालतों में हजारों लोगों के साथ हो रही है। इसका सिस्टमैटिक सोल्यूशन जो है वो तभी हो सकता है जब सरकार और ये प्रोसिक्यूशन एजेंसीज बैठे, अपना दिमाग लड़ाएं, फिर से कानून को दोहराएं, अदालतें भी दोहराएं और ये बात साबित हो जाए, क्लियर हो जाए कि भाई गिरफ्तारी आखिरी मेजर किया जाए। अगर ये हो जाए तो इस तरह की वारदातें दोबारा नहीं या कम होगी। मुकुल रोहतगी जी हमारे साथ सवाल पब्लिक का शो पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू। मैं आपको पिछले 8 साल में प्रधानमंत्री मोदी के 8 साल बेमिसाल के श्रृंखला में अपने पुराने इंटरव्यूज दिखा रही हूं। किस तरह से नरेंद्र मोदी जी एक पहले चीफ मिनिस्टर थे और 8 साल में अब वो प्राइम मिनिस्टर बनके भारत में बालाकोट स्ट्राइक की और सर्जिकल स्ट्राइक की उन्होंने, आतंकवाद के खिलाफ नरेंद्र मोदी के जो संकल्प थे वो उन्होंने सामने रखे। लेकिन कुछ ऐसी बातें 2008 में मेरे साथ उन्होंने इस इंटरव्यू में की थी जिससे आपको पता चलेगा कि उनका जो स्टैंड है ना बदला है ना हटा है किसी रास्ते से। वो संकल्प आतंकवाद के खिलाफ वैसे ही बलवान और अडिग है। सुनिए 2008 का ये इंटरव्यू। Thank you, Modi ji, for joining us on Times Now. Thank you. For a conversation, and I hope this is going to be a real candid, open, heart-to-heart conversation. That's what people expect Mr. Narendra Modi to speak with them. There is a common impression, and whatever feedback I am getting, that whenever Modi speaks, he speaks heartily. Mr. Modi, when we talk about you, Modi, we talk about terror in the next breath. Is this just pure politics? Is this the next political platform for the BJP? Or is there a strategy that you have in mind? In 1992, my party organized a Ekta Yatra from Kanyakumari to Kashmir. And we went to, on 26 January 1992, we went to Srinagar Lal Chowk and we hosted a tricolor flag. Was it a politics? Terrorists, there was a challenge from the terrorists. So no one can come to the Srinagar and no one can host the tricolor flag of this country. We and my party, and I particularly myself, I had opportunity to go to Srinagar Lal Chowk and we did it. When there was a terrorist attack in Punjab, we were against terrorism even in Punjab. Anywhere in the world, wherever terrorism is there, we are against. What is there in Pakistan? What But is there then so is the Congress. They are also against terrorism. Are you convinced? How can we believe that they are eager to make a country terror-free? What they are doing in Kashmir? They gave Amarnath land. When the separatist group was making a pressure, they succumb. Is this a mood how to fight against the terrorism? I don't think. ये कोई आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का ये मूड नहीं होता है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए कानून बनाइए, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए एक आपकी स्ट्रेटेजी बताइए। आप मुझे बता सकते हैं कि 19th century के लॉ will be able to fight against the terrorism in 21st century? It is required. The second thing is, किसी ने कहा नहीं है कि कानून है तो टेररिज्म नहीं होता है, किसी ने नहीं कहा। If there is a law,
then you can punish the terrorists. If there is a law, then the good boys, those who are not involved in the terrorism, you can stop them with the help of this law. They will feel danger. They will not go on that track. So that's why law is required. And what is wrong? If law is there, what is wrong? Mr. Modi, the one question that everybody would like to ask the BJP is, if you're so committed to terrorism, why did Kandahar happen? कंधार के समय हिंदुस्तान के सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया था। जो पैसेंजर्स जहाज में थे उनके परिवारों के इंटरव्यू आ रहे थे और पूरे देश में खड़ा कर दिया कि ये कॉमन मैन अंदर है, इसलिए ये सरकार मानती नहीं है, सरकार उनको छुड़ाने के लिए कुछ करती नहीं है। तो ये मीडिया की मैं गलती बताता हूँ, थी? नहीं मैं बताता हूँ। उन्होंने स्वीकार किया था। ऑल पार्टी मीटिंग अटल जी ने बुलाई थी। ऑल पार्टी मीटिंग ने भी 300 पैसेंजर जो है उनका कंसर्न बताया था और सबने कहा था कि ऐसी स्थिति में हमारे नागरिकों को बचाना चाहिए। तीसरी बात है, ये विमान उस जगह पर था जो टोटली हॉस्टाइल लैंड था, तालिबान था, लेकिन 300 लोगों की जान, सामान्य नागरिकों की जान बचाने के लिए किया गया है। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि एक इस देश का होम मिनिस्टर मिस्टर मुफ्ती सैयद, उसकी बेटी को बचाने के लिए इस देश में 6 आतंकवादियों को छोड़ दिया गया था। इस देश का दुर्भाग्य है कि चरारे शरीफ के अंदर सारे जो आतंकवादी थे उनको चिकन बिरयानी का भोजन दिया जाता था और चरारे शरीफ को बचाने के लिए उन आतंकवादियों को भागने के लिए रास्ता दिया गया था। ऑफिशियली भारत सरकार की तरफ से रास्ता दिया गया था और इसलिए उस अर्थ में कंधार की चर्चा करना उचित नहीं होगा। कंधार देश के 300 से अधिक नागरिकों की जिंदगी का सवाल था, सामान्य मानवीय की जिंदगी का सवाल था और तब जाकर के उस हालात में, और जबकि ऑल पार्टी मीटिंग को विश्वास में लेकर के देश की सरकार ने काम किया था और इसलिए आतंकवाद के खिलाफ हमारा व्यू डिफरेंट टाइप का है, ये कहना उचित नहीं होगा। हम मानते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ ये आतंकवाद, टेररिज्म इज अ प्रॉक्सी वॉर। इस प्रॉक्सी वॉर को लड़ने के लिए लड़ाई है, कभी जीतेंगे, कभी हारेंगे, कभी एक बार वो घा करेंगे, लेकिन क्या लड़ने की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। हम असहाय बैठे हैं। पिछले 5 साल से लगातार देश में आतंकवाद की घटनाएं हो रही है, कोई पकड़ा नहीं जा रहा है और मैंने पकड़ा है तो मुसीबत आएगी। क्या है, क्या डरते रहेंगे क्या? Thank you so much for joining us, Mr. Modi. Pleasure talking to you. Thank you.